हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स का पार्ट 7। और आज हम पढ़ेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें हम क्या जानने वाले, इसमें हम ये देखेंगे कि किसी माध्यम में जब दो तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तरंगों का अध्यारोपण होता है। यानी इस दोनों तरंगे जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ट्रैवल करती है। तो हम इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखना है कि यहाँ पे दो वेव्स है। आपको देखना है सबसे पहले ग्रीन और रेड वेव्स को। तो ग्रीन और रेड वेव्स इस माध्यम में एक साथ ट्रेवल कर रही है, वो भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है तरंगे, तो इनके गमन करने से एक रिजल्टेंट वेव यानी परिणामी तरंग यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जो परिणामी तरंग यहाँ पे उत्पन्न हो रही है वो वहां पे ब्लू कलर से दिखाई गई है। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हम ये समझते हैं कि जब दो तरंगे दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रही है, तो वहां पे क्या होता है कि किस तरह से वहां पे माध्यम के कण जो है वो वाइब्रेट करते हैं, किस तरह से वहां पे परिणामी तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी माध्यम में जो दो तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रही है, तो वहां पे अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेव है जिसका कि आयाम जो है मान लो वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरी वेव है इसी माध्यम में ट्रेवल कर रही है, उसका जो आयाम है वो है -3 सेंटीमीटर। यानी दोनों का आयाम समान है लेकिन विपरीत दिशा में गमन कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आ गया। तो इनके द्वारा माध्यम के कुल विस्थापन जो होगा यानी परिणामी तरंग जो उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी शून्य आयाम वाली। यानी बिल्कुल यहाँ के अतिव्यापन से शून्य विस्थापन वहां पे दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जब समान तथा विपरीत विस्थापन वाली विपरीत दिशा में गमन करते दो स्पंद होते हैं या दो वेव्स होते हैं, तो परिणामी जो तरंग होगी वो दोनों तरंगों के बीज गणित योग के बराबर होती है। दोनों तरंगों का जो विस्थापन होता है उस विस्थापन के बीज गणित योग के बराबर वहां पे कुल विस्थापन होगा इस परिणामी तरंग में। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये +3 सेंटीमीटर या -3 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा शून्य विस्थापन। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो परिणामी तरंग होगी वो शून्य विस्थापन वाली उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत को अगर हम स्टेटमेंट में समझे तो हम ये समझते हैं कि प्रत्येक स्पंद इस प्रकार से गमन करता है कि मानो दूसरा स्पंद विद्यमान नहीं है। अतः माध्यम के जो अवयव होंगे वह दोनों के कारण विस्थापन होता है। चूंकि विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकते हैं, नेट विस्थापन जो होगा वह दोनों विस्थापनों के बीज गणितीय योग के बराबर हो जाता है। तो आपको ये टर्म याद रखना है कि बीज गणितीय योग यानी कि एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाता है नेट विस्थापन। हम ये समझ लिया है कि दोनों स्पंदों के कारण पृथक पृथक उत्पन्न विस्थापन एक दूसरे को ठीक निरस्त कर देते हैं। पहला विस्थापन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो रिजल्टेंट जो हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा शून्य विस्थापन। अगर हम मैथमेटिक टर्म में रिप्रेजेंट करें किसको, अध्यारोपण के सिद्धांत को, तो हम कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक वेव है y1, एक वेव है y2, इस तरह की। तो जो नेट विस्थापन वहां पे होगा माध्यम के कणों में वो हो जाएगा दोनों का सम, बीज गणित योग के बराबर। मान लेते हैं किसी माध्यम में दो नहीं बल्कि दो से अधिक तरंगे जो है वो गमन कर रही है, तो जो परिणामी तरंग होगी वो कितनी आ जाएगी, दोनों तरंगों या जितनी भी तरंगे उनके पृथक पृथक तरंग फलनों का योग हो जाता है। यानी मान लेते हैं एक तरंग हमारे पास है y1, सेकंड तरंग है y2, इसी तरह से हम n टर्म्स में जो है वो तरंगों को लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि जो माध्यम के कण होंगे वो सभी तरंगों के विस्थापनों के बीज गणितीय के बराबर हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y1 बराबर हो जाएगा सभी तरंगों का फलन। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल वेव्स का फंक्शन फलन के बराबर। तो हम इस तरह से मैथमेटिक टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी गणितीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को। ठीक है, इस तरह से हम ये निकालेंगे कि जब माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे गमन कर रही होती है तो जो नेट विस्थापन होगा या फिर जो परिणामी तरंग होगी वो कुछ इस तरह से वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। अब हम, हाँ, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वह हम एक घटना पढ़ते हैं लाइट में, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की जो परिघटना होती है, जो इसका जो ये फिनोमिना होता है व्यतिकरण का, वो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ही निकाला जाता है।
अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत के एक एप्लीकेशन देखेंगे इस रूप में मान लेते हैं कि हमारे पास एक तनित डोरी है, ठीक है। तनित डोरी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक रस्सी है जिसको एक तरह से हमने टाइट कर दिया है, यानी एक तरह से हमने कस के बांध दिया, और दूसरी तरह से वो फ्री है, उस फ्री तरफ से हम वहां पे वेव को जनरेट वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी तनित डोरी के अनुदिश गमन करती दो आवर्ती प्रगामी तरंग हमारे पास है, ठीक है। मान लेते हैं पहले जो तरंग हमारे पास है वो है y1 इज a sin kx माइनस ओमेगा टी। इसी तरह से दूसरी जो वेव हमारे पास है y2 दैट इज a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, यानी दोनों जो वेव्स होगी उनमें फाई कलांतर यहाँ पे पाया जाता है। दोनों वेव्स हो गई। अब ये दोनों वेव जो ट्रेवल कर रही होगी तो परिणामी तरंग क्या उत्पन्न हो जाएगी। हम जानते हैं अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दोनों तरंगों का बीज गणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो दोनों वेव्स को इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस तरह से लिख लिया है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये हमारे हम जो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी की हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाती है। दैट इज अगर हम यहाँ से ए को कॉमन ले लें, ए दैट इज आयाम, आयाम को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हम जानेंगे यहाँ पे साइन दिस इज ए, द होल टर्म ए, दिस इज साइन बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी मिल जाती है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे दैट इज टू साइन ए प्लस बी अपन टू कॉस ए माइनस बी अपन टू। तो इसी वाले आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने यहाँ पे जो है ये लिख लिया है, ठीक है। तो आप ए को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे टू साइन दिस इज ए प्लस बी अपॉन टू एंड साइन ए माइनस बी अपॉन टू, सॉरी कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉस फाइव अपॉन टू को टू साइन ए के साथ यहाँ पे लिख लेंगे और साइन को हम अंदर लिख देंगे। कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाती है। हमने इस साथ जो हमारे पास कॉस वन अपॉन टू फाइव था उसको हमने टू ए के साथ लिख लिया यहाँ पे, और साइन को हमने एक साथ यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमने इसलिए किया है ताकि ये जो इक्वेशन है वो हमारी जो आइडियल इक्वेशन होती है तरंग की विस्थापन समीकरण उसकी तरह ही लग सके। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं आइडियल इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये हमारे पास आइडियल इक्वेशन होती है, हम इसको पढ़ चुके हैं। तरंगों के विस्थापन की जो समीकरण होती है वो इस तरह से हमारे पास होती है दैट इज वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो इस इक्वेशन को आप अगर ध्यान से कंपेयर करें तो यही इक्वेशन हमारे पास आ गई है यहाँ से। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आयाम है, आयाम बराबर क्या हो जाएगा टू ए कॉस वन अपॉइंट टू फाइव। तो ये हमारे पास यहाँ पे आयाम हो जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है बेसिकली किसकी, कि नेट विस्थापन या परिणामी तरंग क्या उत्पन्न होगी, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है और हमने यहाँ पे आयाम भी निकाल लिया। और हम कुछ और चीजें हमें समझने वाले हैं। मान लो आप इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने फाइव इज इक्वल टू रख दिया है जीरो। अगर हम फाइव इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में रखें दैट इज फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो हम देखेंगे कि दोनों तरंगे यहाँ पे समान कला में। इसका मतलब ये है, देखो किसी भी इक्वेशन में फाइव बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, फाइव बराबर जीरो का मतलब ये होता है कि दोनों तरंगे जो है वो समान कला में, उन दोनों के मध्य कोई भी कलांतर नहीं है, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पे फाइव इक्वल टू जीरो रखे इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज वाई इज इक्वल टू टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यानी कि इस तरह की अगर हमारे पास परिणामी तरंग उत्पन्न हो जाएगी तो हम ये दे सकते हैं कि ये हमारे पास कहला जाता है तरंगों का संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तरंगों का संपोषी व्यतिकरण आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। लेट मी इरेज दिस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तब ये समझेंगे कि इस तरह की हमारे पास तरंग उत्पन्न होती है। फर्स्ट डायग्राम जहाँ पे हमने लिखा है कि फाइव इज इक्वल टू जीरो है, जब दो तरंगों के मध्य कालांतर जीरो होता है यानी कि दोनों तरंगे समान कला में है, तो इस तरह की वेव्स हमारे पास निकल कर आ जाती है। आपको इसे देखने में ये लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक वेव्स है, लेकिन यहाँ पे दो वेव्स ट्रेवल कर रही है और दोनों वेव एक दूसरे को अध्यारोपित कर रही है। क्योंकि इनका आयाम समान है, आयाम इनका ए है, लेकिन ये दोनों समान कलांतर में भी है, समान कला में भी है,
तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर के यहाँ पे दो वेव्स चल रही है जो कि एक दूसरे की समान कला में है। तो इनकी जो परिणामी तरंग यहाँ पे उत्पन्न होती है वो तरंग उत्पन्न होती है, इस इक्वेशन को यहाँ पे शो किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये परिणामी तरंग है वो 2a, यानी इसका जो आयाम होगा वो 2a होगा। तो परिणामी तरंग हमारे पास उत्पन्न होती है ये, जिसका आयाम 2a है। तब डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखें, ये तरंग यहाँ पे दिखाई गई है ब्लू कलर से, उसका जो आयाम है वो 2a, यानी परिणामी तरंग जो उत्पन्न होगी वो 2a आयाम वाली उत्पन्न हो जाती है। ये जो होता है तरंगों का संपोषी वितरण कहलाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी वाले वेव्स में जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली वेव्स, इसी वेव्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे फाई इज इक्वल टू पाई रख दे, अगर हम कालांतर को अगर हम पाई रख दे, पाई का मतलब ये होता है कि दोनों तरंगे पूर्णतः एक दूसरे से विपरीत कलाओं में होती है। पहले में क्या थी कि दोनों तरंगे जो है एक दूसरे की समान कला में थी, लेकिन पाई का मतलब ये होगा कि दोनों तरंगे एक दूसरे से विपरीत कला में है। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, कि मतलब मान लो एक तरंग हमारे पास कुछ इस तरह की है, दूसरी तरंग हमारे पास कुछ इस तरह की है। तो दो तरंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत कला में जा रही है। ठीक है, एक नीचे वाले में है तो दूसरे ऊपर में है, सेम है। आयाम दोनों का समान है लेकिन कला दोनों की डिफरेंट है। तो इस समय हमारे पास जो तरंग उत्पन्न होती है, अगर आप इक्वेशन में रख के देखेंगे फाई इज इक्वल टू पाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कुल विस्थापन होता है माध्यम के कणों का, या जो नेट हमारे पास परिणामी तरंग उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है y बराबर 0 की, यानी कि जो यहाँ पे वेव उत्पन्न होगी वो कुछ इस तरह की वेव यहाँ पे उत्पन्न होगी, जिसमें माध्यम के कणों में विस्थापन शून्य होगा। ओके, तो ये जो हमारे पास होती है इसको हम तरंगों का विनाशी विकिरण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि तरंगे जब गमन करती है तो हो सकता है उनके बीच में संपोषी विकिरण बने, हो सकता है उनके बीच में विनाशी विकिरण बने। तो दो तरह के व्यतिकरण हमने यहाँ पे देखा। व्यतिकरण मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों इंटरफेस कर रही है, दोनों अध्यारोपित कर रही है, दोनों ओवरलैप कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या देखा, लेट्स रिव्यू दिस। हमने ये समझा कि तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत ये बताता है कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ पहुंचती है तो उनका क्या होता है, अध्यारोपण होता है। इस घटना में जो परिणामी तरंग होती है वो मूल तरंग के योग यानी बीज गणितीय योग के बराबर होती है। समान एवं विपरीत विस्थापन वाले विपरीत दिशा में गमन करते तरंगे जो होगी वो उनके अतिव्यापन से शून्य विस्थापन होता है। इसके अलावा हमें तरंगों का संपोषी वितरण देखा, जिसमें कि उनके बीच में जो आयाम होता है 2a आयाम वाली तरंगे वहां पे उत्पन्न हो जाती है, और विनाशी वितरण में यहाँ पे विस्थापन जो है वो शून्य होता है। आवश्यक शर्तें ये थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए और प्रगामी तरंगे आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि तरंगों का परावर्तन किस तरह से होता है, और साथ ही साथ हम समझेंगे अप्रगामी तरंगे व प्रसामान्य विधाएं। तब तक के लिए थैंक यू।